नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। लास्ट वीक हमने 3 क्वेश्चन कवर किए थे जो आपके सारे सवाल थे। आज भी मैं ट्राई करता हूं जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन जनरली एसआईपी को लेके ही था कि एसआईपी हमें जो है वो रिटर्न बेस्ड स्मॉल कैप में सारी कर देनी चाहिए, क्योंकि जनरली 2021 से 2024 तक स्मॉल कैप में बहुत अच्छा रिटर्न्स आया था। अभी भी वो रिटर्न मेंटेन है फॉल होने के बावजूद भी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमें एसआईपी स्मॉल कैप में ही कर देनी चाहिए। देखिए, एक थंब रूल होता है इन्वेस्टिंग का कि आप सारे अपने जो एग्स हैं वो एक बास्केट में ना डालें, या आप सारा पैसा एक जगह ना लगाएं। वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। स्मॉल कैप एक सेगमेंट बहुत अच्छा है, लुक्रेटिव है, वॉलेटाइल भी साथ में ज़्यादा है, यानी अप्स एंड डाउन्स में से ज़्यादा रहेंगे, और उसका लास्ट टाइम फेज अच्छा रहा, पीरियड रिटर्न्स का अच्छा रहा, तो आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे फंड, सारे एसआईपी एक ही सेगमेंट में, एक ही सेक्टर में लगा दें। तो स्मॉल कैप में पूरा एसआईपी लगाना मेरे हिसाब से गलत डिसीजन है। आपको अपना एसेट एलोकेशन प्रॉपर्ली ज़रूर से करना चाहिए। स्मॉल कैप आप 10 फंड है, 12 फंड है, 15 फंड है, आप अपने हिसाब से 1-2 या मैक्सिमम 3 फंड ढूंढ लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द पोर्टफोलियो साइज। अगर आपका पोर्टफोलियो करोड़ में नहीं है तो आप 1 या 2 फंड भी स्मॉल कैप के लिए आपके लिए इनफ है। आप हमेशा रिटर्न को चेंज करने मत जाइए, फंड को फॉलो मत करिए, आप एसेट एलोकेशन को फॉलो करिए। आपको हमेशा लॉन्गर टाइम में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। और फिर से कहूँगा, सब पैसा एक जगह पे मत लगाइए। दूसरा क्वेश्चन भी एसआईपी को रिलेटेड था कि एसआईपी टॉपअप क्या है और एसआईपी टॉपअप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, एसआईपी टॉपअप मतलब हमारी जो एसआईपी जिस स्कीम में चल रही है उसमें एक पीरियड के बाद वो एसआईपी में इंक्रीमेंटल वैल्यू हो जाती है। से फॉर एग्जांपल, हमने 1000 की एसआईपी करी और 10% का इंक्रीमेंट दिया आफ्टर 6 मंथ्स, तो हर 6 महीने बाद उसमें 10% वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, 1000 की 1100 हो जाएगी, 1100 का 10% 110 रुपये बढ़ता जाएगा हर 6 महीने में। दूसरा ऑप्शन है एवरी ईयरली आप बढ़ा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन उसके अंदर है कि आप अमाउंट वाइज बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं आपकी 1000 की एसआईपी है, आपने उसमें मेंशन कर दिया कि हर साल 500 रुपये फंड में बढ़ जाने चाहिए, तो हर साल आपके उसी फंड में, उसी स्कीम में 500 रुपये बढ़ते जाएंगे। डेट वो रहेगी, सब कुछ वो रहेगा। आपको खाली ये ध्यान रखना है कि आपका जो मैंडेट अमाउंट है वो सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपने 1000 की एसआईपी में 1000 का ही मैंडेट अमाउंट किया हुआ है तो ये टॉपअप पॉलिसी ट्रिगर नहीं हो पाएगी। इसलिए जनरली मैंडेट अमाउंट हमें बड़ा ही रखना चाहिए, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात आती है कि ये टॉपअप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन प्रॉपरली किया हुआ है, हर सेगमेंट को इक्वल एलोकेशन दिया हुआ है आपके रिस्क एनालिसिस के हिसाब से, देन टॉपअप भी आप उसी रेंज में बढ़ाइए। मान लेते हैं आपकी कैपेसिटी एवरी ईयर 5000 की है और आपके पास 10 फंड है, तो सिलेक्ट करिए कि जिस 5 फंड में आपको टॉपअप करना है, ताकि आपका एसेट एलोकेशन डिस्टर्ब ना हो। जो आपका इन्वेस्टिंग पैटर्न है या आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको ध्यान रखते हुए फिर वो एकदम सही डिसीजन है। अगर आपने एसेट एलोकेशन नहीं किया हुआ है और जस्ट आपने जो 3-4 फंड है उसको ब्लंडली आपने एसआईपी टॉपअप कर दिया है, तो आगे जाके ये हो सकता है कि आपको ये दुख हो कि मैंने पैसा एक ही जगह लगा दिया, एक ही स्कीम में लगा दिया और वो परफॉर्म नहीं कर रही है। ऐसे बैड फेजेस बहुत सारी स्कीम्स के आते हैं, बहुत सारे एएमसीज के आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रिव्यू करना ज़रूरी है और टॉपअप में भी बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। कोई भी डिसीजन ब्लंटली या ट्रेंड फॉलो करता हुआ हमें नहीं लेना चाहिए। इसलिए एसआईपी टॉपअप एक गुड ऑप्शन है अगर आपका एसेट एलोकेशन अच्छा हुआ है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब भी कोई भी चीज़ चलती है, क्या सर हम उसमें इन्वेस्ट करें। जैसे पिछले 6 महीने तक हमें गोल्ड सिल्वर मेटल्स के लिए बहुत फ़ोन आते थे। पिछले 1 महीने से कोई फ़ोन नहीं आ रहा जब से ऑयल बढ़ा है और गोल्ड और मेटल में मूवमेंट ख़त्म हो गई है। पहले स्मॉल कैप के, जैसे मैंने बताया, 2022, 23, 24 में स्मॉल कैप के लिए बहुत फ़ोन आते थे। तो हमेशा देखिए, ये एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी है कि हम लोग, जिसमें हम भी आ गए, कि हमें क्या होता है कि जो चीज़ चल रही है उसमें हम लोग घुस जाएं ताकि हम भी पैसे कमा लें। इस तरह से इन्वेस्टिंग कभी नहीं होती है। और इसीलिए हमेशा एक रिटेल इन्वेस्टर आप सुनेंगे कि वो बोलता है कि यार मैंने पैसा लगाया और मेरा पैसा डूब गया, या मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिल गए, या मेरा वो स्टॉक चला ही नहीं, बिकॉज आपने उसमें एंड में इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए, कभी भी रिटर्न को चेज करेंगे तो रिटर्न को गेन नहीं कर पाएंगे। अगर रिटर्न गेन करना है तो एक ही है उसका तरीका कि आप अपना डिसिप्लिन अप्रोच बना के रखें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हो, स्टॉक इन्वेस्टिंग हो, या कोई भी इन्वेस्टिंग हो, आपको डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंट बनाना पड़ेगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय देना पड़ेगा, आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जनरली यही देखा गया है कि लोग हमेशा रिटर्न चेज करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अदर एसेट क्लास हो,
चाहे वो मेटल्स इन्वेस्टमेंट्स हो या इस तरह के कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हो। इवन कि अगर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहे हैं फिक्स डिपॉजिट्स में या बॉन्ड्स में, तो हम उसको भी चेज करना शुरू कर देते हैं। ये देखते नहीं हैं कि उसकी रेटिंग क्या है, उसका रिस्क रेशियो क्या है। इससे बेटर है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें आपकी नीड के हिसाब से करें, आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से करें और प्रोसेस में बने रहें। मैंने नहीं देखे हैं कि कोई भी इन्वेस्टर जो 10, 15, 20 साल पुराना है और रेगुलर डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहा है, उसने कभी भी अपना पैसा लॉस किया है या उसने एवरेज मार्केट रिटर्न से पैसे कम कमाए हैं। तो हमेशा मेरी यही सलाह रहेगी इस सवाल पे कि आप इन्वेस्टमेंट में बने रहें, रिव्यू करते रहें। अगर कोई चेंजेस है तो स्कीम चेंज करें, बट रहे उसी सेगमेंट में और वही प्रोसेस में बने रहें ताकि आपको अच्छे रिटर्न एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी आपको मिले। हमारा ये एक्सपीरियंस कहता है आज 17 साल का कि आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। आप अगर कंसिस्टेंट एक ही इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल में अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से बने हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस के आंसर आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट के 3 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।